अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नर्सिंग केयर ऑफ क्लाइंट्स विद ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी। ठीक है, देखिए, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी कैन बी डिफाइंड एज ऐसी सब्जेक्टिव सेंसेशन इन विच इफर्ट ऑफ ब्रीथिंग रीचेस कॉन्शियसनेस। इस लाइन का मतलब ये है कि जो पेशेंट सफरिंग करते हैं ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी से, यानी कि ऐसे लोग जो रेस्पिरेटरी डिजीज से सफ़र कर रहे हैं और उनको सांस लेने में समस्या आती है, ठीक है ना, तो उन क्लाइंट्स की आप क्या केयर करेंगे। ठीक है, देखो, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी कैन बी डिफाइंड एज, यानी कि ब्रीथिंग जो डिफ़िकल्टी है, सांस लेने की समस्या है, उसको हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि सब्जेक्टिव सेंसेशन, यानी एक तो होता ऑब्जेक्टिव, एक होता सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव के अंदर पेशेंट की प्रॉब्लम खुद पेशेंट ही जानता है, जबकि ऑब्जेक्टिव के अंदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर असिस्ट करता है। अब ये सब्जेक्टिव सेंसेशन है, यानी कि पेशेंट फील कर रहा है, ठीक है ना। अब पेशेंट क्या फील कर रहा है, इन विच इफर्ट ऑफ ब्रीथिंग, जब वो सांस लेता है तो उसको बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, जोर लगाना पड़ता है ना, अपनी तरफ से वॉलंटरीली उसको सांस लेनी, वॉलंटरीली जो मैनर है उसमें ज़्यादा इफ़र्ट लगाना पड़ता है, ठीक है ना। और ये जो इफ़र्ट लगाएगा वो इफ़र्ट क्या होगा, रीचेज कॉन्शियसनेस, ठीक है ना। अब नॉर्मल जब आप सांस ले रहे हो तो आपको आप दूसरा काम जो कर रहे हो दैनिक जीवन के अंदर, तो उसमें कोई आपको ऐसा थोड़ी ना लगता होगा कि हम सांस पे ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं, जबकि यहाँ क्या होगा, जब ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होगी तो आदमी का फुल कंसंट्रेशन होगा किसके ऊपर, तो भैया मुझे सांस लेने में रियली में बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ रही है और बहुत ज़्यादा समस्या क्रिएट हो रही है, ठीक है ना। ऐसा सेंसेशन होगा उसको, इसे हम कहते हैं ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी। क्लियर। अब जब ये होगा ब्रीथिंग डिफिकल्टी जब पेशेंट के अंदर होगी, व्हेन इट अकर्स देयर इज इनसफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2, तो अगर सांस लेने में समस्या होगी तो हम समझते हैं कि कोई डिजीज़ होगी, है ना, कोई सी भी रेस्पिरेटरी डिजीज़ होगी जब तो सांस लेने में समस्या आ रही है, या फिर लंग्स के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, है ना, इसकी वजह से सांस लेने में समस्या हुई। अब क्या हुआ, अब इसकी वजह से क्या हुआ, इनसफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ O2 इन CO2 इन लंग्स टिश्यूज़ के अंदर जो ऑक्सीजन और CO2 का जो ट्रांसपेरेंस था, एक्सचेंजेबल प्रोसेस थी, वो रुक गई, इनसफिशिएंट हो गई। क्लियर। उसकी वजह से क्या हुआ, कॉजिंग टिश्यू एनोक्सिया और साइनोसिस, यानी म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर ब्लूइश डिस्कलरेशन हुआ, प्लस टिश्यूज़ के अंदर ऑक्सीजन की कमी हुई। ओके, अगर O2 CO2 ट्रांसफर नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि टिश्यूज़ के अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी, और अगर टिश्यूज़ के अंदर ही ऑक्सीजन कमी हो गई तो म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा, ब्लूइश डिस्कलरेशन होगा। क्लियर। अब आगे देखिए, हमने आगे लिखा है कि टिश्यू मोस्ट सेंसिटिव टू ऑक्सीजन लैक, अगर ऑक्सीजन की कमी होगी तो टिश्यूज़ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होंगे। कौन कौन से, आर द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, यानी आपके सेरेब्रम यानी ब्रेन का जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, ठीक है ना, एक तो होता मेडुला अंदर वाला, बाहर वाला कॉर्टेक्स, तो कॉर्टेक्स वाला पार्ट जो है सेरेब्रम का, वो हार्ट की माइकार्डियम मसल एंड किडनी आर मोस्ट सेंसिटिव टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन की कमी होगी तो ये जो ऑर्गन है, ये जो मैंने नाम लिया अभी, ये ज़्यादा सेंसिटिव रहते हैं, ये ज़्यादा हाई अलर्ट हो जाते हैं, ठीक है ना, ऑक्सीजन की कमी होते ही। क्लियर। अब देखो क्या होता है कि आगे हमने लिखा है इररिपेयरेबल डैमेज टू द सेल्स, है ना, अगर सेल्स का इररिपेयरेबल डैमेज टू द सेल्स ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स, यानी ब्रेन के सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर की जो सेल्स हैं वो इस प्रकार डैमेज होंगी कि वो दोबारा सही नहीं होंगी। इररिपेयरेबल, एक तो होता रिपेयरेबल, एक होता इररिपेयरेबल, यानी वो दोबारा रिपेयर होंगी नहीं, है ना, इस प्रकार की डैमेज होंगी टू द सेल्स ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स, कैन रिजल्ट फ्रॉम द फेलियर टू सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की जो सप्लाई वो फेल हो गई, है ना, ए शॉर्ट ए पीरियड ऑफ 4 और 5 मिनट, अगर 4 मिनट के अंदर 4 या 5 मिनट तक अगर ऑक्सीजन की सप्लाई फेलियर हो जाए, ऑक्सीजन की सप्लाई इंटरप्ट हो जाए, तो आप ये समझिएगा कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स का जो सेल्स हैं वो इस प्रकार डैमेज होंगी, दोबारा सही नहीं होंगी, जिसको हम क्या कहते हैं, इररिपेयरेबल डैमेज। क्लियर। अब आगे देखिए कि हमने लिखा है कि इन आवर डेली केयर ऑफ क्लाइंट्स, अगर हम रोज़ाना मरीज़ की देखभाल करें तो वी कम अक्रॉस मैनी क्लाइंट्स, हम ऐसे कई प्रकार के मरीज़ देखते हैं कि वो है ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स, जो कि सांस की समस्या से ग्रसित है किसी भी कारण की वजह से, मान लीजिए आप, है ना, ड्यू टू वेरियस रीजन्स। आगे हमने लिखा है कि असेसिंग द डिग्री ऑफ डिस्निया, जब हम किसी मरीज़ की डिस्निया की कंडीशन को जांच कर रहे हो कि भैया डिस्निया कितनी मतलब सीवियर है, नॉर्मल है ना, या फिर डिस्निया है भी या नहीं, इस प्रकार का अगर कोई बैलेंस हम जांच करने जा रहे हैं तो हम देखेंगे कि मेकिंग राइट नर्सिंग डायग्नोसिस, हमें राइट मतलब एक्चुअल डायग्नोसिस बनाए कि समस्या का मेन कारण क्या है, यानी डिस्निया जो हुआ है किस वजह से हुआ है, ठीक है ना, ये हमारा डायग्नोसिस हमें निकालना है। आगे क्या करना है, डायग्नोसिस निकालने के बाद में प्रोमोट इंटरवेंशन टू रिलीव डिस्निया, डिस्निया को कम करने के लिए हमें इंटरवेंशन करना है, चाहे उसके लिए कोई सा भी मेथड यूज़ करना पड़े।
आर सम ऑफ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ नर्स, जिसके लिए नर्स के बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो डिस्निया को एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस बना के और अच्छा इंटरवेंशन करके उसको कम कर सकते हैं। क्लियर, ये हमने लिखा है इसमें अंदर। अब आगे देखिए, सम ऑफ कॉजेज ऑफ डिस्निया आर, कुछ डिस्निया की कॉजेज हैं जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला नंबर ये है कि एटमॉस्फेयर डेफिशिएंट विद ऑक्सीजन, यानी ऐसा लगेगा कि वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन ही नहीं है, वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन ही नहीं है। मतलब जैसे एग्जांपल, आप स्मोकिंग करते हो, ड्यूटी स्मोकिंग, यानी स्मोकिंग करने वाला व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि भैया जैसे मैं सांस लेने की कोशिश कर रहा हूँ बट सांस ऑक्सीजन बाहर है ही नहीं, तो मैं लूँ क्या? तो एटमॉस्फेयर डिफिशिएंट विद ऑक्सीजन, ठीक है ना, ड्यू टू स्मोकिंग। ओके, अब आगे देखो, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयर पासेस बाय फ्लूइड, यानी किसी फ्लूइड की वजह से, गैसेस की वजह से, या फिर कोई फॉरेन बॉडीज़ के एयरवे के पासेस के अंदर आ जाना, या फिर टिश्यूज़ के अंदर स्वेलिंग हो जाना। एयरवे की जो टिश्यूज़ है उनके अंदर स्वेलिंग हो जाना, ये सब क्या करते हैं? ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं किसको? एयरवे को। ओके, इनकी वजह से भी भैया डिस्नी हो सकता है। ओके, आगे देखिए, लॉस ऑफ एरेटिंग सरफेस इन द लंग्स ड्यू टू, यानी कुछ हमारे पास ऐसे कारण हैं, कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जिनकी वजह से लॉस ऑफ एरेटिंग सरफेस, यानी जहाँ पर जाके ऑक्सीजन, मतलब एरेटिंग का मतलब होता है, एरेटिंग सरफेस का मतलब जहाँ पर ऑक्सीजन जाके ठहरती है, ट्रांसफ़र होती है ना, उस स्पेस को आप बोलते हो एरेटिंग सरफेस इन लंग्स। लंग्स के अंदर जो खाली जगह है वहाँ पर वो जो खाली जगह भर जाएगी ड्यू टू किस की वजह से? जैसे एटेलेक्टेसिस है, एम्फाइसीमा है, हीमोथोरेक्स है, पल्मोनरी एडिमा है, निमोनिया है, नीमोथोरेक्स है, प्लूरल इफ्यूजन है, एंड सर्जिकल रिमूवल ऑफ लंग्स, ठीक है ना। तो ये जो डिस्कस है, ये जो डिजीज़ है, इनके बारे में बाद में बात करने वाले हैं। हम अभी बात करते हैं कि ये वो डिजीज़ हैं जिनकी वजह से लंग्स के अंदर जो सरफेस है, एरेटिंग सरफेस, वो कम हो जाएंगी। क्लियर। अभी देखिए, अगला हम कारण पढ़ने जा रहे हैं। अभी टेंशन ना लीजिएगा, हमें जो डिजीज़ लिखी है ना, एटेलेक्टेसिस, एम्फाइसीमा, हीमोथोरेक्स, पल्मोनरी एडिमा, निमोनिया और नीमोथोरेक्स, जो भी डिजीज़ हैं रेस्पिरेटरी, ये आप यूट्यूब चैनल पे ही देख सकते हैं। कैसे कि हम जीएनएम सेकेंडरी की क्लास अपने स्टार्ट करने वाले हैं कल से या परसों से, तो उनके हमने लिया है रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है ना। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम यही पढ़ाने वाले सबसे पहले एटेलेक्टेसिस, ठीक है ना। तो आप यहाँ से आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं जाके, एटेलेक्टेसिस होता क्या है, ठीक है ना। आप इजीली समझ जाएंगे कि भैया जो लंग्स के अंदर जो एरेटिंग सरफेस है, ऑक्सीजन नेटेड जो सरफेस है, जहाँ पर ऑक्सीजन आके ठहरती है ना, रुकती है, जहाँ से ट्रांसफर होती है, वो सरफेस ही कम हो जाएगी। अब एटेलेक्टेसिस कैसे होगी, या आप सेकेंड ईयर वालों की जो वीडियो बनाई जाएगी उस वीडियो में आप देख सकते हैं। क्लियर। अब देखिए, अगला आपको कारण पड़ा डिसफंक्शनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म, डिसफंक्शनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म, ठीक है ना। तो रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म जो होता है, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, जहाँ से ना ब्रेन के अंदर जो पार्ट है ना, मेडुला ऑब्लिंगेटा, पोन्स, क्या है, पोन्स और मेडुला ऑब्लिंगेटा, ठीक है ना। वहाँ से क्या होता है कि आपकी इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी के जो सेंटर है वहाँ से रेगुलेट होते हैं। कैसे होते हैं कि पोन्स और मेडुला आता है ना, वहाँ होता है एपिनिस्टिक सेंटर और न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ठीक है ना। तो आप एनाटॉमी पढ़ोगे, अभी इतना ध्यान रखिएगा, मेडुला ऑब्लिंगेटा का सेंटर है, मैंने पहले तुमको बता दिया है। तो वहाँ से आप पढ़िएगा कि उस सिस्टम के अंदर अगर डिसफंक्शन हो जाए तो रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म बिगड़ जाएगा, ठीक है ना। अब या तो O2 बाहर नहीं छोड़ेगा, या फिर CO2 बाहर नहीं छोड़ेगा, या फिर O2 अंदर नहीं लेगा। ड्यू टू स्पाज्म ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स, टिटनस, इलेक्ट्रिक शॉक, ये टिटनस और इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से अगर रेस्पिरेटरी मसल्स के अंदर स्पाज्म हो गया है ना, तो एक कारण तो ये है कि रेस्पिरेटरी सेंटर उसका ही डिस्टर्बेंस हो जाना, या फिर एक कारण ये है सॉरी हमने चीज़ देखा कि डिसफंक्शनिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी सेंटर ड्यू टू पॉइजनिंग एंड हेड इंजरी एंड इलेक्ट्रिक शॉक, यानी इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से, या फिर किसी पॉइजनिंग की वजह से, विष की वजह से, या फिर किसी हेड इंजरी की वजह से अगर रेस्पिरेटरी सेंटर के अंदर कोई डिसफंक्शन आ जाए तो उसकी वजह से भी डिसनिया हो सकता है। और जस्ट ऊपर हमने ये पढ़ा है कि डिसफंक्शनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म का मतलब होता है कि आपकी जो लंग्स के बाहर जो पेराइटल प्लूरा है, विसरल प्लूरा है, थोरेक्स है, और जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं, और थोरेसिक जो कैविटी है, और उसके नीचे डायफ्राम है, ये जो डायफ्राम वगैरह जो मसल्स है ना, ये आपकी रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म को बेटर करती है ना, ज़्यादा एक्सपांसन रिवील करती हैं। क्या होता है कि इनके अगर डिसफंक्शन हो जाए तो आप समझिएगा, जैसे टिटनेस हो गया, टिटनेस, इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह से है ना, रेस्पिरेटरी मसल्स स्पाज्म हुई, तो रेस्पिरेटरी में ये मसल्स रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, तो जो एक्सपांसन है, रिकॉइल है थोरेसिक कैविटी का, वो नहीं होगा, तो आसानी से इजीली हम सांस नहीं ले सकते, जाहिर सी बात है। आगे देखिए, लॉस ऑफ ऑक्सीजन कैरिंग पावर ऑफ ब्लड, यानी ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ले जाने की पावर कम हो गई, तो ड्यू टू एनीमिया और CO2 पॉइजनिंग, यानी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बॉडी के अंदर हो गया क्योंकि ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, या फिर दूसरी कंडीशन क्या होगी, एनीमिया होगी, यानी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन CO2 की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई, पहली बात ये। और दूसरी बात एनीमिया हो गया, तो एनीमिया के अंदर क्या हुआ कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ब्लड में जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी वो कम हुई,
तो हमने ये लिखा है लॉस ऑफ O2 कैरी के पावर ऑफ ब्लड, ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता वो भी कम हो गई। तो जाहिर सी बात है क्यों होगा कि पहले से एनीमिया है उस आदमी को, या फिर उसके अंदर CO2 की पॉइजनिंग ज़्यादा है, ठीक है ना, CO2 की लेवल मात्रा ज़्यादा है। आगे हम पढ़ने वाले हैं नर्सिंग केयर। अब भैया समस्या ये है कि हमने पढ़ लिया कि हुआ क्या है एक्चुअली में, लंग्स के अंदर क्या क्या फेरेबल मैटर हमने देखे, बट अब हमें ये देखना है कि ऐसी समस्या को हम कैसे क्लियर आउट करें, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले आपका हमें करना है कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है किसको, पेशेंट को। तो एडिशनल क्लाइंट इज़ वेरी एंजियस एंड ही नीड्स टू बी रीअश्योर्ड। तो अगर ऐसा मरीज़ हमें मिले तो हमें समझाना है वो क्या ऐसा मरीज़ जो है वो बहुत चिंतित रहेगा, ठीक है ना, एंजियस रहेगा, चिंतित यानी सोचता रहेगा हमेशा मेरा क्या होगा, सांस भी ले रहा है समस्या से और मेरा क्या होगा, ऐसे ख्याल उसके माइंड में आते रहते हैं। अब देखिए ही नीड, उसको ज़रूरत पड़ती है टू बी रीअश्योर्ड, उसको बार बार सांत्वना दिलाने वाला कोई आदमी होना चाहिए जो कि हम नर्स के रूप में काम करेंगे। क्लियर, कैसे करेंगे कि द नर्स इज केयर ऑफ क्लाइंट शुड स्टैंड विद क्लाइंट एंड एनकरेज हिम। भैया नर्स को मरीज से ये बात कहनी है कि आप टेंशन ना लीजिए, हम आपके साथ हैं और आप जल्दी ही ठीक होने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये रीअश्योरेंस है, इससे क्या होता है, सांत्वना दिलाई जाती है किसको, पेशेंट को, कि आप ठीक हो जाएंगे। अब हमेशा तो नहीं कह सकते कि भैया तुम मरोगे, तुम्हारी बीमारी बढ़ेगी, तुम डिजीज से और ज़्यादा बढ़ोगे, ऐसा तो नहीं कह सकते। हम तो ऐसे कहेंगे ना आप ठीक हो जाओगे, चाहे समस्या कितनी ही गंभीर हो। तो ये होता है साइकोलॉजिकल सपोर्ट। इससे ये मान लीजिए आप 50 या 60% बीमारी वैसे ही ट्रीट हो जाती है। पहली बात तो उसकी टेंशन कम हो जाती है, और टेंशन कम होती है स्ट्रेस में नहीं रहता, स्ट्रेस में नहीं रहता उसका इम्यून पावर बढ़िया रहता है। स्ट्रेस में नहीं जो रहता है व्यक्ति, उसका इम्यून पावर ज़्यादा बढ़िया रहता है। क्लियर। अब पढ़ने वाले वेंटिलेशन ऑफ रूम। अगला टॉपिक देखिए, वेंटिलेशन ऑफ रूम। वेंटिलेशन ऑफ रूम में आप क्या देखोगे, द रूम शुड बी वेल वेंटिलेटेड टू सप्लाई फ्रेश एयर टू क्लाइंट। यानी रूम ऐसा होना चाहिए कि आदमी को जब बाहर से हवा आए तो शुद्ध और फ्रेश हवा उस आदमी के लिए आनी चाहिए, सप्लाई होनी चाहिए। और दूसरी बात हमें साथ साथ क्या करना है कि अगर मरीज़ के पास ज़्यादा भीड़ है तो उस भीड़ को भी मना करना है। और दूसरी बात जो विजिटर्स उसके मिलने वाले उसके पास में आए उनको भी बहुत दूर भेज देना है, भैया बाहर जाके बैठो, कम से कम एक आदमी उसके पास ही होना चाहिए। बट ओके, वेंटिलेशन ऑफ रूम हमें क्लियर हुआ। अगला पढ़ेंगे वेंटिलेशन ऑफ लंग्स। अब रूम को तो वेंटिलेट कर दिया, बाहर से ऑक्सीजन आ गई, ठीक है ना, पेशेंट के लिए मतलब ऐसा है बिल्कुल वेंटिलेट है रूम, अच्छा बाहर से कोई ऐसा मतलब सफोकेशन नहीं हुआ। अब पढ़ने वाले हैं हम वेंटिलेशन ऑफ लंग्स। तो लंग्स को कैसे वेंटिलेट करेंगे, यदि रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म इज़ फेलिंग, यदि आपकी जो डायफ्राम है, थोरेसिक कैविटी के अंदर जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो अगर काम नहीं कर रहे हैं, तो वेंटिलेशन ऑफ लंग्स कैन बी अचीव्ड बाय आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। यानी बाहर से आप जो वेंटिलेटर है वो वेंटिलेटर पे आप उसको रख सकते हो। क्लियर। अगर जाहिर सी बात है भैया, अगर जो डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं वो अगर काम नहीं करेंगी तो वेंटिलेशन तो नेसेसरी है वैसे ही। तो उसको आप बाहर से आर्टिफिशियल वेंटिलेटर जो मशीन होती है उस पर रख दोगे। अगर ऐसी सीवियर कंडीशन होगी चढ़ाना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। आगे पढ़ने वाले हैं पोजीशन ऑफ क्लाइंट। पोजीशन ऑफ क्लाइंट, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैसे इंपॉर्टेंट है कि पोजीशन से वैसे सवाल भी आता है, और हमें हमारा नर्सिंग रोल क्या रहता है, पोजीशन। रेस्पिरेटरी वाला मरीज अगर सबसे पहले हमारे पास हॉस्पिटल में आएगा तो आप ये समझ लीजिए हमारे पास दवाई नहीं है और हमें बिना दवा उसको ट्रीट करना है। कैसे, पोजीशन देखें। तो पोजीशन हम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट पोजीशन फॉर ए डिस्टिंक्ट क्लाइंट इज ए प्रॉप्ड अप पोजीशन, ठीक है ना। प्रॉप्ड अप पोजीशन का मतलब होता है कि आदमी ऐसा रहे बिल्कुल, उसकी जो फीमर बोन है और उसका एब्डोमेन उसके बीच में 90 डिग्री एंगल बने। क्या बने, 90 डिग्री एंगल बने। या फिर उसका जो नी है वो नी फ्लेक्स, यू कैन बी फ्लेक्स कर सकते हो आप उसका घुटना, ठीक है ना। तो और मैं अगर पोजीशन का नाम लेना चाहूँ यहाँ पर, तो आप मैं कहूँगा कि सेमी फलर पोजीशन, ठीक है ना। 90 डिग्री भी ना हो और 180 भी ना हो, तो बीच का कितना होगा, ये कह सकते हो आप 135 और 140, ठीक है ना, 45 डिग्री आप कह सकते हो, ठीक है ना। तो 45 डिग्री पे आप सेमी फॉलर पोजीशन दे सकते हो कि आदमी ज़्यादा लेटा हुआ भी ना रहे, ज़्यादा स्ट्रेट भी खड़ा ना हो, तो उस पोजीशन क्या कहते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो थोरेसिक कैविटी वो वर्टिकल हो जाती है। कैसे, उसकी जो लेंथ है ना वो एक सीरीज में वर्टिकली हो जाती है, ना कि अगर मरीज सोता रहेगा तो उसका चेस्ट जो फैल जाएगा, उसको सांस लेने में समस्या होगी। और साथ ही साथ इस पोजीशन के अंदर क्या होगा, जो डायफ्राम है वो भी रिलैक्स हो जाएगा। क्लियर। तो डायफ्राम अगर रिलैक्स है तो आसानी से उसको अप डाउन करने में इजीली रहेगी। डायफ्राम ही तो आपके लंग्स को धक्का देता है और CO2 को बाहर निकलवाता है, जबकि वो रिलैक्स होने पर क्या होता है, दोबारा वापस उसमें आ जाती है अंदर। यही है बस। तो विच कैन बी मेंटेन बाय द बैक रेस्ट एंड एक्स्ट्रा पिलोज। तो भैया उसको पीछे से सपोर्ट देना है, प्लस उसको उसके पिलो भी लगाने हैं आपको। क्लियर। इन दिस पोजिशन द डायफ्राम इज लोवर्ड। हमने ये बात वही बोली थी कि इन दिस पोजिशन द डायफ्राम इज लोवर्ड एंड इंक्रीज डायमीटर ऑफ चेस्ट कैविटी। डायमीटर उसका बढ़ जाएगा चेस्ट कैविटी का ना, वर्टिकली नॉट हॉरिजॉन्टली। ओके। अब आगे हम पढ़ने जा रहे हैं। अगला जो हम इंटरवेंशन करेंगे वो ये है एज ए नर्स, ऑक्सीजन इनहेलेशन।
क्या करेंगे, ऑक्सीजन इनहेलेशन। हम क्या करने वाले हैं, ऑक्सीजन इनहेलेशन। इफ़ द क्लाइंट इज साइनोसिस, अगर बॉडी के अंदर ब्लूइश डिस्कलरेशन आया हुआ हो, जो मैं पहले लिखवा चुका हूँ, साइनोसिस होता क्या है ना, अगर बॉडी के अंदर ब्लूइश डिस्कलरेशन आ गया हो या ब्लूनेस आ गई हो, डिस्कलरेशन हो गई हो म्यूकस मेम्ब्रेन का वगैरह का ना, तो इट इंडिकेट लैक ऑफ ऑक्सीजन, हमें ये पता लगेगा ऑक्सीजन की कमी है। तो इन टिश्यू तो ऑक्सीजन इज गिवन। तो भैया अगर साइनोसिस है तो तुरंत हमें क्या करना है, ऑक्सीजन इनहेलेशन देना है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं क्लियरेंस ऑफ एयर पासेस। आपकी जो एयर पासेस है, यानी मुंह माउथ से लेकर जो ट्रेकिया तक जो रास्ता है एयर का, पासेस मतलब रास्ता, तो एयर को पास होने वाला जो रास्ता है उसको क्लियरेंस करना है। कैसे करना है, तो इफ द सीक्रेशन आर ऑब्स्ट्रक्टिंग, यदि कोई भी म्यूकस या सीक्रेशन उस रास्ते को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, किसको, ट्रेकिया से लेकर माउथ तक को, यानी ऑब्स्ट्रक्टिंग एयर पासेस, तो इट हैज़ टू बी क्लियर्ड, हमें उसको साफ करना है। ओके, बाय अप्रोप्रिएट मीन्स, जैसे एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल सक्शन मशीन लगाकर उस म्यूकस को बाहर निकालना है, ठीक है ना, क्योंकि वो भी तो ऑब्स्ट्रक्शन आता है, ताकि ऑक्सीजन अंदर जा नहीं रही, तो ऑक्सीजन अंदर जा नहीं रही तो मरीज़ को क्या हुआ, टिश्यूज़ के अंदर ऑक्सीजन कम हुई। अगर टिश्यूज़ के अंदर ऑक्सीजन कम है तो मरीज़ क्या फील करेगा, डिस्निया करेगा, सिंपल सी बात है, डिस्निया हमारा टॉपिक है। आगे बात करते हैं ब्रीथिंग एंड कफिंग एक्सरसाइज की। अगर हम बात करें तो इसके लिए हम ये कहना चाहेंगे कि द क्लाइंट इज़ आस्क्ड टू कफ आउट स्पुटम। मरीज से हम कहेंगे खखार के साथ में, जो खांसी है खखार के साथ में उस कफ को बाहर निकालें, ठीक है ना, क्या करें, बाहर निकाल। इफ़ एनी, अगर कोई स्पुटम वगैरह हो तो उसको कफ के साथ में बाहर निकाले। ओके, एंड टू ब्रीथ डीप, यानी गहरी गहरी सांस ले, एंड रिदमिकली, यानी रिदम से ले, है ना, एक ले मिले, ऐसा नहीं 5 मिनट 2 मिनट 1 मिनट तो उसने जल्दी जल्दी ली फिर रुक गया, ऐसा नहीं करना, बिल्कुल रिदम से लेना है, बिल्कुल स्लो एक रिदम में। नंबर 1 डीपली, यानी सांस गहरी गहरी नहीं लें कि प्रॉपर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई हो सके। क्लियर। उसके बाद में क्या होता है, क्या है कि इन ऑर्डर टू एरेट द लंग्स, यानी लंग्स के अंदर ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई करने के लिए, एरेट करने के लिए, उनको एरोटिंग करने के लिए, ऑक्सीजन से ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई हो, इसलिए आपको क्या करना है कि गहरी गहरी सांस लेने के लिए उस मरीज़ से कहना। आगे देखिए पोस्चुरल ड्रेनेज क्या होता है कि इफ़ देयर इज एनी सेक्रेशन कलेक्टेड इन द लंग्स, अगर लंग्स के अंदर कोई भी सेक्रेशन कलेक्टेड हुआ तो क्या हुआ कि एंड ब्रोंकियल्स या फिर ब्रोंकियल्स के अंदर हुआ होगा, जाहिर सी बात है, तो आप क्या करोगे, पोस्चुरल ड्रेनेज विल हेल्प टू ड्रेन सीक्रेशंस, यानी ड्रेनेज जो मेथड होता है ये हम अगले सेकंड वॉल्यूम पढ़ने वाले हैं कि ड्रेनेज कैसे करते हैं। जैसे ड्रेनेज कैसे करते हैं ना, डायरेक्ट ट्रिप के अंदर लगाते हैं, वो क्या रिप के अंदर लगाते हैं, वो ट्यूब और बाहर एक मशीन रहती है, वो खींचती रहती है, ठीक है ना। तो पोस्टुलर ड्रेनेज करते कैसे हैं, बाकी अभी इतना ध्यान रखिए, ब्रोंकियल्स और लंग्स के अंदर अगर सिगरेशन है तो उसको पोस्टुलर ड्रेनेज के हिसाब से निकालना है। आगे देखिए स्टीम इनहेलेशन। स्टीम इनहेल का मतलब होता है कि आपको उसको भाप इनहेल करने के लिए बोलना है, क्योंकि वो जो मसल्स है, म्यूकोजा है, वो स्मूथन उस म्यूकोजा मसल्स को, म्यूकोजा को क्या करना है, स्मूथ करना है हमें, ऑन्टी लिक्विफाई, यानी लिक्विड बनाना है उसी स्पुटम को, वो जो खकार भरी हुई है स्पुटम, वो जो कफ भरा है उसको क्या करना है, लिक्विफाई करना, क्योंकि जल्दी से बाहर आ जाए। अगर वो ज़्यादा गाढ़ा रहेगा तो जमा रहेगा म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर नहीं निकलेगा, तो आप उसको भाप सुंघानी, भाप से क्या होगा, वो जो म्यूकस है वो ईजीली मतलब स्मूथ होगा और फिर वो कफ बाहर जल्दी आ सकती है। अगली बात हम करते हैं किसकी, न्यूट्रिशन की। तो भैया हमें न्यूट्रिशन का भी खास ख्याल रखना है। कैसे रखना है कि स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट फीड, यानी कम कम खिलाना है और बार बार खिलाना है। ये क्या आर अप्रिशिएटेड बाय क्लाइंट्स विद डिस्निया, ठीक है ना, ये भी क्लाइंट की डिस्निया की कंडीशन को मूवमेंट कर सकता है। क्यों, अब इसके बारे में रेशनल सुनिए कि अगर डिस्निया के वाले मरीज़ को आप कम फीड दोगे और बार बार फीड दोगे तो इससे क्या होगा कि जो उसका स्टमक है, स्टमक अगर फुल भर जाएगा एक बार में आप स्टमक को अगर फुल कर देते हो तो उसका प्रेशर कहाँ लगेगा, डायफ्राम पे, और डायफ्राम का प्रेशर उस पर लगेगा तो डायफ्राम का प्रेशर कहाँ लगेगा, लंग्स के ऊपर, तो ईजिली नॉट रेस्पायरेबल ओके द पेशेंट, इसलिए आपको कम खिलाना, बार बार खिलाना है। अब ये बात नीचे लिखी, ओवरलोडिंग ऑफ स्टमक विद फूड विद इंक्रीज द डिस्निया, क्योंकि स्टमक, डायफ्राम और लंग्स तीनों का कनेक्शन है, तो कम कम खिलाना है, बार बार खिलाना है कि ज़्यादा एक्सपांडेड ना हो, इसलिए भैया कम खिलाना, बार बार खिलाना, इस न्यूट्रिशन का भी हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो ये थे हमारे नर्सिंग केयर में जो टॉपिक थे, नर्सिंग केयर मैनर्स के रिलेटेड विद ब्रीथिंग डिफिकल्टी, यानी सांस लेने वाले मरीज़ के लिए एज ए नर्स आपकी क्या क्या जिम्मेदारी बनती है, जो कि हम पढ़ चुके हैं। क्लियर। ये तो ही बात खत्म, आगे क्या टॉपिक है वी विल डिस्कस लेटर ऑन, बट अब मैं कहना चाहूँगा कि वीडियो होगी अपलोड किसके ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, ठीक है ना, और आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। क्यों, क्योंकि अगर 1000 सब्सक्राइबर होंगे तो क्या होगा कि हम लाइव क्लास चला सकते हैं, किसके ऊपर, यूट्यूब के ऊपर। और फेसबुक के ऊपर क्या हुआ, फेसबुक के ऊपर ये हुआ कि भैया साफ़ नहीं दिख रहा, कोई कह रहा साफ़ नहीं दिख रहा सर, है ना, तो सारी समस्या थी, और प्लस उसके अंदर 10-15 सेकंड पीछे चलता था, ठीक है ना। तो आप यूट्यूब पे चले जाइए, जब तक हम पढ़ रहे हैं, जब तक यूट्यूब पे पढ़ें, उसके बाद में आप क्या करें कि पहले सब्सक्राइब करें, ठीक है ना, और अपने जितने भी दोस्तों उनको सबको बताएं सब्सक्राइब करें, और
अगर 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो हम क्या समझेंगे कि हम लाइव क्लास आ जाएंगे फिर, ठीक है। तो अभी हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे जब तक इतने सब्सक्राइबर नहीं आए तो। क्लियर? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।